हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और अपना जो टॉपिक चल रहा है बेटा कक्षा 12 में, वो चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। ये टॉपिक चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, और इस टॉपिक के अंतर्गत बेटा आपको मैं प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया अपन पढ़ चुके। आज अपन स्टार्ट करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में डार्क रिएक्शन और अप्रकाशिक अभिक्रिया में आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल को एक दूसरे नाम के द्वारा भी जानते हैं, केल्विन वेन्शन चक्र। ठीक है बेटा, केल्विन वेन्शन चक्र के द्वारा भी जानते हैं। ठीक है, तो आज अपन इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चक्र की खोज केल्विन वेन्शन और उसके साथियों ने की। केल्विन वेन्शन व साथियों ने, तो सबसे पहले तो अपन को यही बोलना पड़ेगा बेटा कि C3 चक्र की खोज केल्विन वेन्शन और उसके साथियों ने की। उन्होंने अपने प्रयोगों में कार्बन समस्थानिक युक्त CO2 को काम में लिया। प्रयोग में कार्बन समस्थानिक C14 युक्त CO2 का उपयोग किया। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे चलिए। इन्होंने अपने प्रयोग एक कोशिकीय हरे शैवाल क्लोरेला और सेनीडेस्मस पर किए। क्लोरेला और दूसरा नाम मैंने क्या बोला, सेनीडेस्मस। क्या हैं ये दोनों? हरे शैवाल। उन्होंने अपने प्रयोग क्लोरेला एवं सेनीडेस्मस नामक हरे शैवालों पर किए। इस प्रयोग द्वारा इन्होंने बताया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के स्वांगीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त यौगिक, 3 कार्बन युक्त यौगिक, ठीक है ना, PGA का फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं। फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, PGA है। अतः इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, तो ये CO2 के स्वांगीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त यौगिक PGA है। ठीक है, केल्विन और वेन्सन को इस कार्य हेतु 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बेटा ये जो चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, एक बार इन सभी को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, उसके बाद अपन केल्विन और वेन्सन चक्र की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए।
अप्रकाशिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। और अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो टॉपिक आज अपन पढ़ रहे हैं C3 चक्र। C3 चक्र का दूसरा नाम क्या है? केल्विन और वेन्सन चक्र। अब देख लीजिए, C3 चक्र की खोज केल्विन, बेंसन और उसके साथियों ने की। ठीक है, इस कार्य के लिए केल्विन और बेंसन को 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहली बात। दूसरी बात पर आइए, इन्होंने अपने प्रयोग हेतु कार्बन के समस्थानिक युक्त कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लिया था। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, कार्बन का समस्थानिक कौन सा? C14। ठीक है, C14 युक्त CO2 को इन्होंने अपने प्रयोग में प्रयुक्त किया। तीसरे स्टेप पर आ जाइए। केल्विन और वेन्सन ने अपने प्रयोगों को हरे शैवाल क्लोरेला और सैनिडेस्मस, दो हरे शैवाल हैं, इन शैवालों के ऊपर उन्होंने अपने प्रयोगों को किया। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि देखो बेटा, इस चक्र को C3 चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को C3 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत CO2 स्वांगीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त यौगिक, क्या नाम है यौगिक का? PGA, यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल निर्मित होता है। ठीक है ना, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। कितने कार्बन युक्त है? 3 कार्बन युक्त। इसीलिए इस प्रक्रिया को C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन को लिखना है कि C3 चक्र, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार मैं, C3 चक्र की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। निम्न चरणों में पूर्ण होती है। अब आपको ना सारे के सारे चरण यहाँ पे एक बार बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उन चरणों को अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्रथम फास्फोरिलीकरण या RUMP का फास्फोरिलीकरण, प्रथम फास्फोरिलीकरण या RUMP का फास्फोरिलीकरण। तो RUMP का पूरा नाम यहाँ लिख रहा हूँ, रिब्युलोज मोनोफॉस्फेट। रिब्युलोज मोनोफॉस्फेट, चाहे राइबुलोज मोनोफॉस्फेट कह दीजिए, एक ही बात है। दूसरे चरण पे आ जाइए। दूसरे चरण का नाम है कार्बोक्सिलीकरण। ये चरण नंबर दूसरा। चरण नंबर पहला कौन सा है? प्रथम फास्फोरिलीकरण। तीसरे चरण का नाम अपन क्या लिखेंगे? द्वितीय फास्फोरिलीकरण। ये चरण नंबर तीसरा हो गया। C3 चक्र के अंतर्गत चरण नंबर 4 अपन पढ़ेंगे, अपचयन प्रावस्था। चरण नंबर 4 कौन सी प्रावस्था? अपचयन प्रावस्था। और अगला चरण जो अपन पढ़ेंगे, संश्लेषण प्रावस्था। क्या नाम है चरण का? संश्लेषण प्रावस्था। ठीक है, और इस चरण को अपन ग्लूकोज शर्कराओं का निर्माण, या अपन यूं भी लिख सकते हैं हेक्सोज सुगर्स का निर्माण। तो बेटा ये आपके सामने मैंने लिख दिए, ध्यानपूर्वक आप सुन लें। ये लिखा है बेटा मैंने, देखिए
कि C3 चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है और वो 5 चरण आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला चरण कौन सा है? प्रथम फास्फोरिलीकरण, नंबर 2 पे कार्बोक्सिलीकरण, नंबर 3 पे द्वितीय फास्फोरिलीकरण, नंबर 4 पे अपचयन प्रावस्था और नंबर 5 पे संश्लेषण प्रावस्था। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी अवस्था? प्रथम फास्फोरिलीकरण। तो ध्यानपूर्वक सुनना और बेटा जब ये अवस्थाएं खत्म हो जाएंगी 1 से 4 तक, तब आपको मैं आरेख बना के और बोर्ड पर बता दूंगा। ठीक है, पहले अपन अवस्थाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली अवस्था बोर्ड पे जो मैंने हेडिंग के रूप में लिखी है, क्या नाम है उसका? प्रथम फास्फोरिलीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें? C3 चक्र में वायुमंडल की CO2 को RUMP के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए, प्रथम चरण के अंतर्गत वायुमंडलीय CO2 को RUMP द्वारा ग्रहण किया जाता है। RUMP एक 5 कार्बन युक्त यौगिक है। कितने कार्बन? 5। RUBP का निर्माण RUMP से फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम और ATP की उपस्थिति में होता है। सबसे पहले तो बेटा RUMP से RUBP का निर्माण करवाना है। अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे अपन को 6 ATP लिखना है और एंजाइम का नाम फास्फोपेंटोकाइनेज। ये अपन ने एंजाइम का नाम लिख दिया फास्फोपेंटोकाइनेज, और इधर ना 6 ADP प्लस 6 IP। ठीक है, अब देखिए आप RUMP राइबुलोज मोनोफास्फेट, ये तो इसका नाम है, पहला चरण है ये, राइबुलोज मोनोफास्फेट। ठीक है ना। इधर ये क्या बन गया? राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट। ये भी 5 कार्बन युक्त यौगिक होता है। ठीक है ना। तो एक बार आप इस फर्स्ट समीकरण को समझ लीजिए। देखो बेटा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनना। एक्चुअल में बात ये है कि C3 चक्र के अंतर्गत प्रथम CO2 ग्राही पदार्थ के रूप में RUBP राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट का उपयोग होता है। और बेटा RUBP का निर्माण RUMP के फास्फोरिलीकरण से होगा। और बेटा RUMP का फास्फोरिलीकरण फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम तथा ATP की उपस्थिति में होता है। तो बेटा देखो, इस समीकरण के द्वारा अपन ने RUBP का निर्माण कर लिया। और RUBP का निर्माण इसलिए किया क्योंकि C3 चक्र के अंतर्गत RUBP प्रथम CO2 ग्राही पदार्थ के रूप में कार्य करता है। याद रखना पड़ेगा। और जब आपको मैं इसके आरेख को बनाऊंगा तब भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखो 6 मोल किसके? RUMP के। RUMP का पूरा नाम राइबुलोज मोनोफास्फेट कह दो या 5-फास्फेट कह दो। तो 6 मोल RUMP के 6 मोल ATP से क्रिया करते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया हो रही है? फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और क्या बन जाएगा?
RuBP राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट के 6 मोल, साथ में 6 ADP। तो ये प्रथम फास्फोरिलीकरण हो गया और प्रथम फास्फोरिलीकरण की क्रिया के द्वारा राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट निर्मित हो गया और ये बेटा वो यौगिक है जो C3 चक्र के अंतर्गत CO2 ग्राही के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आ गए अपन दूसरे चरण पे। चरण नंबर दूसरा क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलीकरण। नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि जो अभी अपन ने क्या बनाया है, RuBP, इसके अंदर कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 5। इसका पूरा नाम क्या है? राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। ठीक है ना, ये 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। ठीक है ना, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और इस क्रिया के लिए जल के 6 अणुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ये क्रिया RuBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होगी और इस क्रिया के द्वारा 3 कार्बन युक्त यौगिक PGA यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 मोल निर्मित हो जाएंगे। तो बेटा ये चरण नंबर दूसरा हो गया। अब एक बार मैं इन दोनों चरणों को आपको वापस से बता देता हूं, ध्यानपूर्वक सुन लो। देखो, पहले चरण के अंतर्गत तो अपन ने RuBP का निर्माण किया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अपन ने सबसे पहले RuBP क्यों बनाया, क्योंकि बेटा RuBP जो होता है वो C3 चक्र के अंतर्गत CO2 ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले तो RuMP से RuBP बनाया गया और फिर RuBP ने CO2 को अवशोषित किया, यानी कि CO2 का ग्रहण कर लिया और CO2 को ग्रहण करने के पश्चात 3PGA के 12 मोल निर्मित कर दिए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 मोलों का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे रुक के आपको ये सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा बेटा? कि C3 चक्र के अंतर्गत प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त यौगिक है। क्या नाम है हो? 3 कार्बन युक्त यौगिक का फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इसीलिए इस प्रक्रिया को, केल्विन वेंसन चक्र की प्रक्रिया को C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। अब 2 बात आपको यहाँ पे सीखनी है। एक बात तो आप देखो, C3 चक्र में यदि आपसे पूछा जाए कि CO2 ग्राही पदार्थ के रूप में कौन कौन काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे? RuBP, या इसको पूरा ही लिख दूं, राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। ये तो CO2 ग्राही पदार्थ के रूप में काम करता है। और यदि मैं बात करूं दूसरे की, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि CO2 स्थिरीकरण का या स्वांगीकरण कह दो, CO2 स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो उस केस में आपको 3 कार्बन युक्त यौगिक PGA लिखना पड़ेगा।
PGA का पूरा नाम क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो बेटा केल्विन और बेंसन चक्र अपन शुरू कर चुके हैं और इस चक्र के दो प्रमुख भाग आज अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से भाग पढ़े? सबसे पहले तो RUBP का निर्माण और नंबर 2 पे कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि अपन ने CO2 के स्थिरीकरण द्वारा निर्माण कर लिया। किसका? अपन ने निर्माण कर लिया बेटा PGA का। यहाँ से आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।